बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आर्ट्स जनरल मैथ और लेक्चर है आपका 10th ए। यूनिट नंबर 7 है और एक्सरसाइज करेंगे हम 7.2 और 7.3। और 7.2 करने से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस जो आपको नज़र आ रही है, पैरेलल लाइंस है आपकी पेज 187 पर। Parallel lines are two straight lines in a same plane which never meet। आपके पास ये दो लाइंस नज़र आ रही होंगी, लाइन ए और लाइन बी, और ये दो लाइंस हैं, इनका पैरेलल होना यानी एक ही प्लेन पर होगी। और इनकी सबसे ज़्यादा कंडीशन है कि ये कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे और इनका फासला हमेशा एक दूसरे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक बरकरार रहता है, सेम रहता है, इसलिए ये एक दूसरे से मिलती नहीं है। प्रॉपर्टीज़ है पैरेलल लाइंस की। अगर आपके पास दो लाइंस आपके पास पैरेलल है तो हम उसके साथ तीसरी लाइन को भी पैरेलल कह सकते हैं। वो लाइन सी जो यहाँ पर नज़र आ रही होगी, लाइन सी जो है वो लाइन ए से भी पैरेलल है और लाइन बी से भी पैरेलल है, और इसलिए हम उसे लाइन ए को सी के साथ पैरेलल भी कंसीडर करेंगे, लाइन को बी और सी को भी आपस में पैरेलल कंसीडर करेंगे। तो पैरेलल लाइंस आपस में और इनका भी आपस में वही कंडीशन होगी कि लाइन ए और बी सी अगर पैरेलल है तो इनका जो फासला है वो हमेशा एक जैसा रहेगा और ये एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे। अगर बी और सी को लेंगे तो वो भी इसी तरह होंगी कि वो एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर सकती और उनका फासला बरकरार रहेगा। पेज नंबर 187, वहाँ पर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, पैरेलल ही हैं, और यहाँ पर आपको ये 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी जो इनको कट कर रही हैं। इन्हें ट्रांसवर्सल्स बोलेंगे कि पैरेलल लाइंस को जो एक कट करेंगे। एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन का जो फासला है वो ए बी सी के बराबर होगी। इसी तरह डी ई का जो फासला होगा वो ई और एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल का भी फासला बराबर होगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो नीचे ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल में डी ई और ए बी जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ए और सी की, और इसी तरह बी और सी जो है उसका जो फासला है वो बराबर होगा, और सी डी और ए डी का भी फासला आपस में बराबर होगा, और इसी तरह सी ई और ई बी का भी फासला आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज नंबर 189 पर ट्रांसवर्सल लिखा हुआ है। ट्रांसवर्सल क्या होगा मैंने अभी आपको पिछले पेज में बताया था। और ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन डिफरेंट पॉइंट्स। आपकी ट्रांसवर्सल ये वो लाइन है जो आपकी किसी भी दो लाइंस को एक दूसरे से कट करती है। अगर वो पैरेलल है तो तब भी, और अगर वो नॉन पैरेलल है तो तब भी। लेकिन नॉन पैरेलल और पैरेलल में ये फ़र्क होगा कि हमें पैरेलल की वजह से बहुत सारी बेनिफिट्स हो जाएंगे, जबकि नॉन पैरेलल लाइंस को अगर वो कट करेगा तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जबकि कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको एग्जाम्पल नीचे जो है वहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है लाइन ए और बी, और उसे एक लाइन जो है एल टी है वो ट्रांसवर्सल है, और आपको बहुत सारे एंगल्स नज़र आ रहे होंगे, एंगल 1 2 3 4 जो कि अंदर वाली साइड पर हैं, तो इन्हें बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 2 3 और 4, क्योंकि ये इन दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस के दरमियान वाले एंगल्स हैं। और एंगल 5 6 7 और 8 ये अगर आप गौर से देखें ये आउटर साइड पर है, ये अपर साइड पर और ये लोअर साइड पर, तो इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, यानी बाहर वाली साइड के एंगल्स, एंगल 5 6 7 और 8। ठीक है, फिर उसके बाद आप पेयर्स देखेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि ऑपोजिट या मुखालिफ, और इंटीरियर अब आप देखेंगे कि इनकी इंटीरियर ये 1 है और इसकी मुखालिफ साइड पर 3 आ रहा है। इसी तरह ये एंगल 2 है, इंटीरियर है, अंदर वाली साइड का एंगल है, तो 4 उसके अल्टरनेट पर आ रहा है। तो हमने जब अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि पेयर बताना है और अल्टरनेट इंटीरियर का, तो 1 के साथ आपका 3 का पेयर बनेगा और 2 के साथ 4 का।
इसी तरह अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात होगी तो आपने यहाँ से 5 देखिएगा, अगर 5 इस तरफ है तो उसके बिल्कुल मुखालिफ में 7 है। 6 अगर ये वाला है तो 7 उसके 8 वाला जो है बिल्कुल उसके मुखालिफ पे है। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये जो जिन्हें हम ऑल्टरनेट बता रहे हैं और पेयर्स बना रहे हैं ये इक्वल भी होंगे। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। इसी तरह एक्सटीरियर में एंगल 5 एंगल 7 के और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। फिर इसके बाद है आपके पास कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का मतलब होता है कि अगर आपने पैरेलल लाइंस को अपर एंगल ले रहे हैं राइट साइड का, ये आपका एंगल नंबर 7 है, तो इसी तरह यहाँ पर भी वो अपर साइड का एंगल नंबर 3 लेंगे, ये इक्वल होंगे। इसे बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। फिर एंगल 4 एंगल 8 के कोरिस्पोंडिंग है, एंगल 5 एंगल 1 के, एंगल 2 एंगल 6 की कोरिस्पोंडिंग हो। दैट मीन्स कि अगर आपकी पैरेलल लाइंस है तो राइट का अपर, राइट का अपर, राइट का लेफ्ट, राइट क्या ना अपर का लेफ्ट और इसी तरह लोअर का भी लेफ्ट, ये इक्वल होंगे और इन्हें बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। पेज 180 पर बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर की, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की, और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद होगा कि वो दो एंगल्स जिन्हें प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं नज़र आ रहे हैं तो फिर आप उस पर लिख देंगे नन, कि यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको मालूम था कि ऐसे दो एंगल जिन्हें प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये देखिए अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स मिल रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में 2 और 3 एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। फिर 2 5 के साथ भी है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। फिर 5 4 के साथ भी है क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी उसके लोअर साइड पर है लेकिन है स्ट्रेट लाइन भी। और इसी तरह अगर इस लाइन को देखें तो इस साइड पर भी 3 और 4 एक सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में और साथ में बताया है कि हमने इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट कौन से होते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। अब एक्सरसाइज है 7.2 और आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे शेप बनी हुई है, वैसे ही पैरेलल लाइंस है और उसको ट्रांसवर्सल ने कट किया हुआ है। और आपने यहाँ पर जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आपने बताना है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स। आपने ये हेडिंग देंगे और इसके साथ में लिख लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर में है 1 और 2 का एक पेयर बन रहा है और 3 और 4 का दूसरा पेयर बन रहा है। इसी तरह द पेयर ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग, और कॉरिस्पॉन्डिंग लेंगे तो आपके पास 4 पेयर्स आ जाएंगे जो कि 1 6 4 और 5 का, 7 और 2 का, 3 और 8 का, ये कॉरिस्पॉन्डिंग है और इसके 4 पेयर्स बन जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे कोई भी ऐसे दो एंगल्स नहीं है जिन्हें हम सम करें तो वो 90 डिग्री होगा, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से यहाँ पर 8 पेयर्स बन जाएंगे। पहला ये पेयर, ये दूसरा ये, पहला पेयर 5 और 6 का, फिर 2 और 3 का, थर्ड वाला 4 और 1 का, फोर्थ वाला 7 और 8 का। इसी तरह अगर आप इस लाइन को भी कंसीडर करें एज अ 180 डिग्री का एंगल तो आपके पास 2 5 3 6 7 और 4 और 1 और 8 ये भी आपकी कॉरिस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स में आ जाएंगे और इसके 8 पेयर्स बन जाएंगे। तो आपने कोई से 2 या 3 लिख दें या सब के सब लिख लें। द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल्स आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। उनके सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ज्वाइनिंग पार्ट है वो आपका एक होगा लेकिन आर्म्स उसकी अलग-अलग होंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल देखिए तो 2 और यहाँ पे भी 8 पेयर्स बन जाएंगे क्योंकि 2 के और वर्टिकल में 6 है और 3 के वर्टिकल में 5 है, 1 के वर्टिकल एंगल में 7 है और 8 के वर्टिकल एंगल में 4 है। तो ये 1 2 4 पेयर्स बन गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लीजिएगा, बस नंबरिंग की बजाय वहाँ पर उन्होंने आपको N S T R M P Q और L के दिए हुए हैं। सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, बस आपकी नंबरिंग की बजाय आप यहाँ पे लेटर्स लिख देंगे। पेयरिंग वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है,
कॉरिस्पॉन्डिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है और वर्टिकल एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी ये तस्वीर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन है टेक अ पॉइंट x आउटसाइड अ लाइन DE, एक लाइन DE होगी, उसके एक साइड पर हमने x पॉइंट लेना होगा। ड्रॉ अ लाइन x विच कट DE एट सम पॉइंट, फिर आपने x से लेके DE तक एक लाइन बनानी होगी और मेकिंग अ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DE, फिर एक DE के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ बनाएंगे और फिर उसके बाद हमने जो एंगल्स बनाएंगे उसमें से कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को शो करेंगे। ये ड्रॉ करने वाला है जिसे हम अभी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर दिया गया है और हमने सबसे पहले ड्रॉ करनी है D और E की लाइन जो किसी भी मेजरमेंट की होगी और उन्होंने गिवन नहीं है तो हम किसी भी मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसका नाम होगा और D और E। मैंने इसे वैसे 7 सेंटीमीटर के नाप से, क्योंकि ये लाइन है तो इसलिए इसकी दोनों तरफ एरो होगा। ठीक है, उसके बाद x पॉइंट उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी होगा, आपने वो x पॉइंट ले लिया। अब आपने उसके बाद जो स्टेप करना है ड्रॉ अ लाइन थ्रू x, यानी x से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि D और E को कट करे। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर A और A और X को मिलाने लगी हूँ। ठीक है, उसके बाद उनका था मेकिंग कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाने के लिए हमें DE के हिसाब से एक कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ जो कि बिल्कुल उसकी कॉन्ग्रुएंट होगी और पैरेलल भी होगी। और इस लाइन का नाम मैंने रख देना है P एंड Q। अब यहाँ भी ये जो लाइन है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, लाइन A और X, और यहाँ पर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। आप चाहे इन्हें नंबरिंग कर दें 1 के हिसाब से, 1 2 3 and 4 5 and 6। और ये मैंने अब आपके कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसे हमने तस्वीर ड्रॉ की थी बिल्कुल सेम वैसे ही है। ड्रॉ अ लाइन DE, देन नेक्स्ट है ड्रॉ टेक एनी पॉइंट X विच ले आउटसाइड ऑफ DE, देन थर्ड पॉइंट होगा टेक एनी पॉइंट A ऑन DE, नेक्स्ट पॉइंट होगा ज्वाइन A विद X एंड एक्सटेंड इट, यानी इनको ज्वाइन करने के बाद हमने लंबा कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। नंबर 5, देन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन PQ टू द लाइन DE, यानी DE के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ की थी वो, और जैसे ही वो हमने लाइन ड्रॉ की तो ड्रॉ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 6 और 2 और 5 आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ और आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी मुकम्मल हो गई। अब हमने 7.3 करेंगे और 7.3 करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि भाई 7.3 में क्या होगा। सबसे पहले आपके पास दो डेफिनेशंस होंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पेज 93 पे लिखी हुई है और यहाँ पे लिखी हुई है सेकेंड लाइन में, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव द सेम साइज एंड सेम शेप आर कॉन्ग्रुएंट, कि आपके पास उस तस्वीर की साइज और शेप बिल्कुल एक जैसी होंगी तो उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। याद रखिएगा कि यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, साइज़ का भी इक्वल होना ज़रूरी है और शेप भी बिल्कुल सेम टू सेम हो, उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है और वो हर
हर किस्म की तस्वीर हो सकती है। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल पे तौर पर उन्होंने आपको दी हुई है लाइंस, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे दो एंगल्स बने हुए हैं और दोनों के दोनों एंगल्स 50 डिग्री की हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। पेज 194 के ऊपर आपको उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी तस्वीर दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स हैं और उन्होंने उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे साबित किया। अगर आप ये देखें तो इस लाइन पे ऊपर सिर्फ एक डैश है, यहाँ पर 2 डैश है, यहाँ पे 3 डैश है और यहाँ पे एंगल के तौर पर 1 एंगल शो किया हुआ है और यहाँ पे डबल एंगल। तो दूसरी एंगल जो ट्राइंगल है उसको और इसको कंपेयर करते हुए और आपकी ये जो लेफ़्ट पे जो लाइन जा रही है बिल्कुल उसके हिसाब से वहाँ पे भी 1 डैश है, जो आपकी बेस लाइन है वहाँ पे भी आपके डबल डैशेस हैं और यहाँ पे जो राइट की है वहाँ पे भी आपकी ट्रिपल डैशेस हैं। डैशेस के हिसाब से उन्होंने शो किया कि ये 1 डैश वाली लाइन्स आपस में बराबर है, सेकंड में ये वाली बराबर है और ये इसी तरह एंगल्स भी उन्होंने ये वाला एंगल इस एंगल के हिसाब से सिंगल एंगल शो किया और यहाँ पे डबल शो किया, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। जब इतना कुछ बराबर है तो एंगल सी और एंगल एफ भी आपस में बराबर होंगे। तो उन्होंने बोला है कि एंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट, ये जो आपका साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का है एंगल डी ई एफ के बराबर। इसी तरह नीचे एग्जांपल्स के तौर पर उन्होंने आपके दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं। दो स्क्वायर्स के स्क्वायर के तो 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों की चारों, तो लेकिन उन्होंने लाइंस भी शो की हैं, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3 डैशेज और ये यहाँ पर 4 डैशेज, ये इक्वल है। फिर इसके बाद ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में उन्होंने आपको ये 1 1 डैश, ये 2 2, ये 3 3 और ये 4 4 ये इक्वल शो किए हुए हैं। उसके बाद फिर एंगल्स में ये वाला एंगल, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्वल शो किए हुए हैं। फिर इसके बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसका 1 एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये वो एंगल्स और उससे भी उन्होंने इक्वल ही शो किया हुआ है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसी फिगर्स यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स शो की हुई हैं, ऐसी फिगर्स जिसकी शेप भी बराबर हो और साइज़ भी बराबर हो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर आप पेज 195 के ऊपर जो आपके ऊपर हेडिंग आई हुई है वो है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी अभी। Similar polygons are polygons which have their corresponding angles equal and their corresponding sides in a proportion। कि आपके पास ऐसी तस्वीर, ऐसी फिगर्स जिनके एंगल्स बराबर हों लेकिन जो उनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में चली जाए, या उससे बड़ी हो जाए या उससे बड़ी छोटी हो जाए, लेकिन वो प्रोपोर्शनली ये रेशो के हिसाब से होंगी। तो इसे सिंपली वर्ड में बोल सकते हैं कि उनकी शेप एक जैसी होगी लेकिन उनका साइज़, क्योंकि लेंथ और साइड चेंज होनी है तो इसलिए उनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। या भी यहाँ एग्जांपल के तौर पर उन्होंने आपको तस्वीर दी हुई है, ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन की ये एक छोटा पॉलीगॉन है, सेम शेप है लेकिन ये बड़ा है। इसी तरह ट्राइंगल, इसकी शेप एक जैसी है लेकिन ये साइज़ में एक दूसरे से चेंज है। इसी तरह स्क्वायर भी साइज़ में एक दूसरे से चेंज है लेकिन इनकी शेप एक जैसी है। राइट एंगल ट्राइंगल भी साइज़ में छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन उसकी शेप यही होती है। स्क्वायर की, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की और ये पॉलीगॉन में कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं कि जिनकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ रहती है, साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता है, उसे बोलेंगे सिमिलर। इज इट क्लियर? अगर साइज़ भी सेम हो, शेप भी सेम हो तो इसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, और अगर सिर्फ शेप एक जैसी हो लेकिन साइज़ डिफरेंट हो जाए तो उसे बोलेंगे हम सिमिलर। ये है एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में लिखा हुआ है टेल वेदर और नॉट द फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आर सिमिलर्स। इधर क्लियर? उन्होंने आपसे पूछा है कि डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि पहला है स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड रेक्टेंगुलर हेक्सागोन्स। फिर नंबर 2 में 2 रेक्टेंगल्स हैं जिनकी उन्होंने आपको साइड्स दे दी हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में रम्बसेस दे दिए गए हैं जिनके उन्होंने एंगल्स दे दिए गए हैं।
और आपने बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो हमें ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट शो करने से पहले हम इनकी पिक्स ड्रॉ करेंगे, इनकी फिगर्स बनाएंगे, ताकि हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाए कि हम ये तस्वीर बिल्कुल सेम टू सेम जा रही है या इसमें चेंजिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो हो रहा है। सबसे पहले याद होगा कि ऑल स्क्वेयर्स है। स्क्वेयर की एक शेप जो है वो मैंने 4 सेंटीमीटर की बनाई हुई है और एक 3 सेंटीमीटर की बनाई हुई है। अगर आप वो से देखें तो स्क्वेयर की शेप में कोई चेंजिंग नहीं है और सिर्फ वो साइज़ में चेंज है। और अगर आप स्क्वेयर की जितनी मर्जी साइज़ को चेंज कर दें उसकी शेप बिल्कुल चेंज नहीं होती। इसी तरह नेक्स्ट मैंने आपको रेक्टेंगल्स बनाए हुए हैं। रेक्टेंगल 2 टाइप्स के होते हैं, एक जिसमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, यानी दैट मीन्स कि आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लेंथ 6 सेंटीमीटर है। जबकि इसकी यहाँ पे लेंथ को हमने कंसीडर एज अ बेस 4 सेंटीमीटर लिया, जबकि हाइट के तौर पर उसकी जो ब्रेड्थ है वो 6 सेंटीमीटर ली, तो इसकी शेप में चेंजिंग आ गई। दैट मीन्स कि जो और रेक्टेंगल्स हैं वो एक शेप के नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन्स बनाए हैं और हेक्सागोन की यहाँ पे शेप बनाई है। ये 3 सेंटीमीटर का हेक्सागोन है और ये 4 सेंटीमीटर का हेक्सागोन है, लेकिन हेक्सागोन की साइज़ में चेंजिंग होने की वजह से उसकी शेप में चेंजिंग नहीं आई। और मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये शो नहीं किया। जबकि मैं आपको यहाँ पे हेक्सागोन बता देती हूँ कि आप किसी भी 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कीजिएगा और इसी मेजरमेंट की अब आप आर्क लगा लीजिएगा और आर्क को जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक अच्छा सा बेहतरीन सा हेक्सागोन बन जाता है। इसी तरह सेम मैंने उसी ही पैटर्न पे यानी एक सर्कल ड्रॉ किया और जिस मेजरमेंट पे सर्कल ड्रॉ किया था उसकी आर्क्स लगा दी और वो 6 आर्क्स लग गई और उन 6 आर्क्स को ज्वाइन कर दिया तो हेक्सागोन बन गया। तो हेक्सागोन की साइज़ में चेंजिंग की वजह से उसकी शेप में चेंजिंग नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई हम बोलेंगे कि जो स्क्वायर्स हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यानी उनकी शेप में चेंजिंग नहीं हो सकती। जबकि रेक्टेंगल्स ऑल रेक्टेंगल्स, क्योंकि उसकी 2 शेप्स हैं तो इसकी वजह से वो सिमिलर्स नहीं हो सकते, आर नॉट सिमिलर। ठीक है, और फिर उसके बाद है हेक्सागोन। हेक्सागोन की भी शेप में चेंजिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए रेगुलर हेक्सागोन। और सिमिलर याद होगा, सिमिलर की वो वाली डायग्राम्स की जिनकी शेप में चेंजिंग बिल्कुल भी ना हो, साइज़ आप उसका चेंज कर सकते हैं लेकिन इसकी शेप चेंज ना हो, उसे बोलते हैं सिमिलर्स। और कॉन्ग्रुएंट याद रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंट वो है जिसमें साइज़ भी वही हो और शेप भी वही हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स विद साइड्स 8 and 12 and 10 and 15। दैट मीन्स कि आपके पास 2 रेक्टेंगल्स हैं जिसमें से उन्होंने साइड दे दी कि उसकी साइड्स हैं। अगर और 8 और 12 एक ही है और 10 और 15 एक ही है, तो हम इसका देखते हैं कि इसमें रेशो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। आपको ये मालूम होगा कि आपके रेक्टेंगल किसी भी शेप का किसी भी साइज़ का बनाए उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और ये उसकी एक कंडीशन है रेक्टेंगल की। सो द एंगल ऑफ 2 रेक्टेंगल्स आर इक्वल, कि उसके जो एंगल्स हैं दोनों रेक्टेंगल के 90 डिग्री ही होंगे। द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज, जो पहली आपकी रेक्टेंगल है उसकी साइड है 8/12 और दूसरे की है 10/15। हमने इनकी कटिंग की और कटिंग करने के बाद ये 4 से काटेंगे तो 4 2s are 8 और 4 3s are 12 और इसकी कटिंग 5 से करेंगे तो 5 2s are
10 और 5 3 15। दैट मीन्स कि इनकी जो रेशो है वो बराबर है। तो सिमिलर फिगर की कंडीशन दो थी, एक कि उनके पास एंगल्स उनके बराबर होने चाहिए, ठीक है, और उसकी जो साइड्स है वो कोरिस्पोंडिंग रेशो जो है या प्रोपोर्शन है वो सेम हो। दैट मीन्स कि अगर आपकी 8 है तो 8 के हिसाब से 10, अगर जिस हिसाब से है तो उसी तरह हिसाब से 12 वो 15 में चेंजिंग आ रही है। तो हमने कहा कि जब उसकी प्रोपोर्शन सेम जा रही है तो हमने इसे बोला कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। और ये सिमिलर फिगर्स हमने प्रूफ किया है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। सिमिलर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, भूली ना हो, तो वो ये थी कि उसकी एंगल्स बराबर हो और उनकी साइड्स में रेशोस में रेशो एक प्रोपोर्शन के हिसाब से ही चेंजिंग हो रही हो, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट टू रम्बसेस विद एंगल ऑफ 55 और 125। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास टू रम्बसेस हैं विद एंगल ऑफ 55 और 125। आपने दोनों के दोनों जो एंगल रम्बसेस ड्रॉ करने हैं और उनके एंगल जो होंगे वो 55 और 125 है। तो अगर आप गौर से देखें, अगर दोनों ही रम्बसेस हमने सेम एंगल्स के ड्रॉ करने हैं तो फिर हमारी पहली जो कंडीशन है जो एंगल की इक्वल होने वाली है वो तो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में गिवन कर दी। और अगर उसमें साइज में चेंजिंग हो जाए तो रम्बस की शेप में चेंजिंग होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ भी मैं आपको उसका आंसर विद कंडीशन लिख के बता देती हूँ। द एंगल्स ऑफ बोथ रम्बसेस आर 55 एंड 125, सो द एंगल्स ऑफ टू रम्बसेस आर इक्वल। आपकी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। द सेकंड कंडीशन ऑफ द सिमिलर फिगर्स आर फुलफिल। The first condition of the similar figures are fulfilled, these rhombuses are similar। जब उसकी एक ही कंडीशन है कि इक्वल होना ज़रूरी है उसके एंगल्स का, अगर एंगल्स इक्वल है तो उसकी साइज़ चेंज हो जाए तो तभी वो सिमिलर ही रहेगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक ऐसी शेप को कहते हैं जो क्लोज होती है, चाहे वो 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, 6 साइडेड हो। एवरी क्लोज फिगर जिसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए, इवन कि सर्कल भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, पॉलीगॉन होता है। और पॉलीगॉन में हर क्लोज फिगर आ सकती है। तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है उसकी साइज दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 और 5। दैट मीन्स के 5 फिगर की है तो ये 5 साइडेड फिगर है। In a similar polygon, the sides corresponding to 6 सेंटीमीटर to 12 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सिमिलर का मतलब है कि उसी शेप की तस्वीर है लेकिन साइज़ का चेंज होने का अंदेशा। और साइज़ का चेंज होने का अंदेशा कैसे बताया उन्होंने कि जो इसमें से जो फर्स्ट आपके पास पॉलीगॉन है उसकी 6 सेंटीमीटर को हम 12 सेंटीमीटर कर दें। फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द सेकेंड पॉलीगॉन। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ कि आपके पास एक पॉलीगॉन की साइड्स दी गई हैं और साथ में ही बता दिया कि ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि उसकी शेप बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जिस हिसाब से आपकी पॉलीगॉन की जो साइड आपकी पहली पॉलीगॉन की छोटी है तो दूसरी की भी वही छोटी होगी, जिसकी जो साइड उसकी बड़ी होगी और दूसरी वाली सेकंड वाली की भी वही साइड बड़ी होगी। तो फिर उन्होंने 6 और 12 को कंपैरिजन करके कहा कि 6 12 के हिसाब से है। फाइंड द अदर साइड ऑफ द पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन के सेकंड पॉलीगॉन के हमने बाकी साइड्स मालूम करने हैं। अब उन्होंने हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन to the given ratio of the corresponding का मतलब क्या है कि जिस साइड पर आपकी ऊपर वाली जैसे लाइंस याद होगी कि जिस साइड का वो आपके ऊपर वाला एंगल था उसी तरह का सेम लोकेशन यानी राइट अपर या राइट लोअर था, उसी तरह आपकी पॉलीगॉन में भी जो साइड आपकी फर्स्ट की है उसी साइड को आपने सेकंड वाले में लेना है। तो इसलिए कोरिस्पोंडिंग का वर्ड लिया है गया है। कोरिस्पोंडिंग साइड अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स
6/12, और अगर हम 6/12 को उसकी लोएस्ट टर्म में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो दैट मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट पॉलीगॉन है अगर वो 1 है तो सेकंड पॉलीगॉन उसकी डबल जा रही है। तो लेट हमने सबको कंसीडर किया जो है वो 5/A, देन 6/12, देन 7/B, देन 8/C, देन 9/D। ठीक है, हमने सबको यानी उसकी जो सेकंड साइड्स हैं उनको ABCD के नाम से रेशियो दे दिया। अगर आपका ये इस रेशियो के हिसाब से सारी बढ़ रही है तो 5/A जो है वो भी 1/2 के हिसाब से चेंज होगा। तो क्या होगा आपका ये 5A 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास A की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 आ जाएगी और 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरह 7B को लेते हैं। वो भी होगा B 1 से मल्टीप्लाई होगा और 7 2 से, तो B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसी तरह 8C, और वो भी रेशो उसी रेशो के हिसाब से काम करेगा। तो C × 1 और 8 × 2, और तो C की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देन लास्ट 9/D 1/2, और D 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से 9 × 2 = D की वैल्यू आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गई। तो थस A B C D are the sides of second polygon। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमने जो वैल्यूज़ मालूम की हैं वो सेकंड, ये ABCD जो वैल्यूज़ आई हैं ये सेकंड पॉलीगॉन की है। पहली फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, 12 आपको गिवन थी, फिर 14, फिर 16, फिर 18। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। द साइड ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल आपको 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें अब स्क्वायर भी हो सकता है, रम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, यानी 4। क्वाड्रेट का मतलब होता है 4 और लेटरल साइड्स का। तो कोई भी 4 साइड की एक फिगर है जिसकी उन्होंने मेजरमेंट दे दी है 2 4 6 एंड 7। अब उसकी मेजरमेंट चेंज हो तो दैट मीन्स कि ना ये स्क्वायर हो सकता है, ना रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी, और ना ही ये पैरेललोग्राम। तो एक क्लोज शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं। उन्होंने कहा द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द सिमिलर क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर एक क्वाड्रिलेटर और है जिसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 21 सेंटीमीटर है। इसमें इस फिगर में से देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या है 7, और उन्होंने कहा सेकंड वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो लॉन्गेस्ट वैल्यू है वो 21 है। फाइंड द अदर साइड। अगर हम जिस तरह हमने 6 को 12 किया था तो 7 को 21, इसका रेशो मालूम कर लेंगे। अगर हमारे पास रेशो मालूम हो जाएगी तो बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर दूंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम वैसे ही है और आपने इसको मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन